बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। खबर दुनिया भर से में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, एफटीएल और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। सुशीला कार्की नेपाल की उभरी वजीर आजम बन गईं। सदर रामचंद्र पौडेल ने दिलाया हलफ। सुशीला कार्की ने जुमे की रात नेपाल की पहली खातून वजीर आजम के तौर पर लिया हलफ। उभरी हुकूमत की करेंगी क़यादत। गजा में फलस्तीनियों के खून बहने का सिलसिला जारी। मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। स्कूल भी निशाने पर। मकबूजा बैतुल मक़दिस के इलाके में होटल में चाकू से हमला, मुतअद्दिद जख्मी। गजा पर मुकम्मल कंट्रोल से खबरदार रहें। इस्राएली इंटेलिजेंस ने नेतन्याहू को किया खबरदार। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में करारदाद मंजूर। इसराइल और अमेरिका की मुखालिफत। अमेरिकी मुसाफिर तैयारे की जापान के कांसाई एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग, 5 जख्मी। एयरपोर्ट सर्विस दोबारा बहाल। और वजीर आजम मणिपुर में 7,300 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। रियासती अवाम के हौसले की सताइश। और पेश खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट की साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने जुमे की रात नेपाल की उबूरी वजीर आजम के तौर पर हलफ लिया। सदर रामचंद्र पौडेल ने 73 साला कार्की को ओहदे का हलफ दिलाया। इसके साथ ही नेपाल में कई दिनों से जारी सियासी बेयकीनी का खात्मा हो गया, क्योंकि मुबैना बदनवानी और सोशल मीडिया पर पाबंदियों के खिलाफ नौजवानों की पुरतशद्दुद मुजाहरों की वजह से KP शर्मा को मंगल को अचानक वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा था। इस मौके पर सदर पौडेल ने कहा कि नई निगरान हुकूमत को 6 माह के अंदर नए पार्लिमानी इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नए वजीर आजम की तकरीब हलफबरदारी में नेपाल के चीफ जस्टिस, आला सरकारी हुक्काम, सिक्योरिटी सरबराहान और सिफारती बिरादरी के अरकान ने शिरकत की। क़ब्ल अज़ीं कार्की को सदर रामचंद्र पौडेल, नेपाल के आला फौजी हुक्काम और जनरल जेड के नुमाइंदों के दरमियान होने वाली मीटिंग के बाद उबूरी हुकूमत की क़यादत के लिए मुंतखब किया गया था। ज़राए ने बताया कि अपनी काबीना की पहली मीटिंग में कार्की सदर को मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान इत्तेफाक राय के मुताबिक पार्लियामेंट को तहलील करने की सिफारिश कर सकती हैं। नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता, नेपालको सर्वोच्च सत्ता र राजकीय सत्ता, नेपाली जनतामा निहित रहेको, नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वरको देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी प्रचलित कानूनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई ईमानदारीका साथ वहन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा
आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। जापान के मगरबी इलाके में वाक़ कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जुमे की शाम एक अमेरिकी मुसाफिर तैयारे को हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। इस तैयारे में तकरीबन 140 मुसाफिर और अमला मौजूद था। यूनाइटेड एयरलाइंस की परवास ने नरिता एयरपोर्ट टोक्यो के करीब से फिलिपाइन के शहर सेबू के लिए उड़ान भरी थी। तहम शाम 6:30 बजे कॉकपिट में कार्गो कंपार्टमेंट में आग लगने का इंतबाह मौसूल हुआ। उस वक्त तैयारा ओकायामा प्रेफ्रेक्चर के साहिल से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर और 10,000 मीटर की बुलंदी पर परवास कर रहा था। शाम 7 बजे के बाद तैयारे ने कांसाई एयरपोर्ट पर बहिफाजत हंगामी लैंडिंग की। तकरीबन आधे घंटे बाद मुसाफिरों ने इमरजेंसी स्लाइडर्स के जरिए इनकला शुरू किया। इस दौरान 5 अफराद मामूली जख्मी हुए हैं। एयरपोर्ट हुक्काम के मुताबिक किसी किस्म की फायर फाइटिंग सरगर्मी की जरूरत पेश नहीं आई। यूनाइटेड एयरलाइंस के तर्जुमान ने जापानी नशरियाती इदारे NHK को बताया कि इब्तदाई मुआयने के दौरान किसी आग के शोले या धुएं का कोई नशा नहीं मिला। जापान की ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड ने वाक़े को संगीन नौयत का करार देते हुए तहकीकात का ऐलान किया है। इदारे के 2 माहिरीन हफ्ते के रोज कांसाई एयरपोर्ट पहुंचकर तैयारे का मुआयना करेंगे और ये जांच करेंगे कि आया इनकला का अमल दुरुस्त और बरवक्त था या नहीं। एयरपोर्ट की सरगर्मियां दोबारा बहाल कर दी गई हैं। कतर पर इसराइली हमले के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क में कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-थानी के साथ इशाइये पर मुलाकात हुई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कतर पर इसराइली फ़िज़ाई हमले के बाद पहली बार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-थानी की इशाइये पर मुलाकात हुई, जिसमें नायब सदर अमेरिका जेडी वेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, अमेरिकी सदर के खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और सदर के दीगर मुशीरान भी इस मौके पर मौजूद थे। व्हाइट हाउस की जानिब से इस इशाइये की तस्दीक की गई है, ताहम मुलाकात की तफसीलात नहीं बताई गईं। इस मुलाकात से कबल कतरी वज़ीर आज़म ने जुमे को व्हाइट हाउस में नायब सदर जेडी वेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के साथ 1 घंटा तवील मुलाकात की थी। म्यांमार की मगरबी रियासत राखीन में फौज के फ़ज़ाई हमले में कम से कम 19 तलबा हलाक और 22 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में अक्सरियत तलबा की थी। मुकामी ज़राए और अराकान आर्मी AA के मुताबिक क्याओ कताओ टाउनशिप के 2 निजी हाई स्कूलों पर होने वाले फ़ज़ाई हमले में हलाक और जख्मी होने वाले तलबा की उम्रें 15 से 21 साल के दरमियान हैं। अराकान आर्मी के तर्जुमान ने मीडिया को बताया कि हलाक शुदगान में ज़्यादातर 17 से 18 साल के तलबा शामिल हैं। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल होने के बायस आज़ाद ज़राए से सूरत हाल की तस्दीक मुमकिन नहीं हो सकी। मरने वालों में वो तलबा भी शामिल थे जो बोर्डिंग में मुकीम थे। जख्मियों में से 6 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मुकामी मीडिया का कहना है कि फौजी तैयारों ने 500 पाउंड वजनी बम गिराए, जिससे स्कूल इमारतें और करीबी मकानात तबाह हुए। रिपोर्ट के मुताबिक राखीन रियासत में अराकान आर्मी ने गुज़िश्ता साल नवंबर से फौज के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाते हुए बेशतर इलाकों पर कब्जा कर लिया है। म्यांमार में फरवरी 2021 के फौजी इख्तिदार पर कब्जे के बाद से अब तक 7,200 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि फौज ने हालिया महीनों में फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत पैदा कर रखी है। राखीन वही खित्ता है जहां साल 2017 में फौजी कार्रवाई के नतीजे में तकरीबन 7,40,000 रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश हिजरत पर मजबूर हुए थे। गाजा में यहूदी फौज के हमलों में फ़लस्तीनियों के खून के बहने का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में यहूदी फौज ने गजा सिटी के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी की है। इन हमलों में 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। अल्थौरा स्ट्रेट के पास हुए हमले में भी अमवात हुई हैं और घर में आग लगी हुई देखी गई। यहूदी फौज के जंगी तैयारे रात और दिन मुसलसल बमबारी करते रहे हैं। शहदा में मासूम बच्चे भी शामिल बताए गए हैं।
دوسری طرف آج بھی غزہ سٹی کے مختلف علاقوں میں یہودی فوج کی طرف سے بمباری کی گئی ہے۔ الشاطی ریفیوجی کیمپ کے علاوہ اقوام متحدہ کے ایک اسکول کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں بھی شہادتوں کی اطلاعات ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے جمعہ کے روز ایک اہم قرارداد منظور کی جس میں نیو یارک اعلامیہ کی توثیق کی گئی۔ اس قرارداد کا مقصد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا اور اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ قرارداد باضابطہ طور پر فلسطین کے مسئلے کے پرامن حل اور 2 ریاستی حل کے نفاذ پر نیو یارک اعلامیہ کی توثیق کے عنوان سے پیش کی گئی تھی۔ قرارداد کی حق میں 142 ووٹ آئے، 10 نے مخالفت کی جبکہ 12 ممالک غیر جانبدار رہے۔ یہ بل فرانس اور سعودی عرب کی جانب سے پیش کیا گیا تھا۔ قبل ازیں جولائی 2025 میں نیو یارک میں منعقدہ ایک بین الاقوامی کانفرنس کے دوران 17 رکن ممالک نے اس پر دستخط کیے تھے۔ فرانس کے اقوام متحدہ میں مستقل نمائندے جیروم بونافونٹ نے کہا کہ یہ اعلامیہ 28 سے 30 جولائی 2025 کو نیو یارک میں ہونے والی کانفرنس کے دوران کی گئی کوششوں کا نتیجہ ہے اور اسے ورکنگ گروپس کے 17 شریک صدور کے تعاون سے تیار کیا گیا۔ یہ اعلامیہ 2 ریاستی حل کے نفاذ کے لیے ایک واحد روڈ میپ پیش کرتا ہے۔ فلسطین کے نمائندے ریاض منصور نے ان تمام ممالک کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے یہ اعلامیہ کی حمایت کی اور کہا کہ جو امن چاہتے ہیں اور زندگیاں بچانا چاہتے ہیں وہ آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ دوسری جانب اسرائیل اور امریکہ نے قرارداد کی مخالفت کی۔ اسرائیل کے اقوام متحدہ میں سفیر ڈینی ڈینن نے اسے امن قائم کرنے کی سنجیدہ کوشش نہیں قرار دیا۔ امریکی نمائندہ مورگن اور ٹیگنس نے کہا کہ اس متن نے جنگ کے خاتمے کے لیے سنجیدہ سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچایا ہے اور حماس کو تقویت دی ہے اور امن کے امکانات کو کمزور کیا ہے۔ مدینہ منورہ کی حدود میں 2 دن قبل سعودی دفاعی عملے کی جانب سے میزائل کو ناکام بنائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یمن کے حوثیوں کی جانب سے یہ میزائل اسرائیل کی طرف داغا گیا تھا۔ مدینہ منورہ کے حدود میں تاہم اس میزائل کو ناکام بنا دیا گیا۔ سعودی اور حوثیوں کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی وضاحت یا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ روس کے مشرقی علاقے کماچتکا کے ساحل کے قریب ہفتے کو ایک طاقتور زلزلے نے زمین کو ہلا ڈالا۔ جرمن ریسرچ سینٹر فار جیو سائنسز GFZ کے مطابق اس زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.1 ریکارڈ کی گئی تھی اور اس کی گہرائی محض 10 کلومیٹر 6.2 میل تھی۔ برطانوی اخبار رساں ادارے رائٹرز نے امریکی جیولوجیکل سروے USGS کے حوالے سے بتایا کہ زلزلے کی شدت 7.4 اور گہرائی 39.5 کلومیٹر اور 24.5 میل تھی، جس سے اعداد و شمار میں فرق سامنے آئے ہیں۔ بحر الکاہل کے سونامی وارننگ سسٹم نے خبردار کیا ہے کہ جھٹکے کے نتیجے میں سونامی کی لہریں اٹھنے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ تاہم جاپان جو کماچتکا جزیرہ نما کے جنوب مغرب میں واقع ہے، وہاں کی موسمیاتی ایجنسی کے مطابق کوئی سونامی وارننگ جاری نہیں کی گئی ہے۔ کانگو میں کشتی ڈوبنے کا ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا جس کے نتیجے میں 193 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ذرائع کے مطابق کشتی ڈوبنے کا افسوسناک واقعہ بسنسکو کے علاقے میں پیش آیا۔ کہا جا رہا ہے کہ مرنے والوں میں زیادہ تر طلباء و طالبات شامل ہیں۔ حادثہ موٹر سے چلنے والی ایک کشتی کے ندی میں الٹ جانے کے سبب ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ کشتی میں ضرورت سے زیادہ مسافرین اور سامان موجود تھا۔ ایک افسر کا کہنا ہے کہ اچانک کشتی کا توازن بگڑ گیا اور کشتی حادثے کا شکار ہو گئی۔ رپورٹس کے مطابق اب تک 100 سے زائد نعشیں نکال لی گئی ہیں جبکہ بعض افراد اب بھی لاپتہ بتائے گئے ہیں اور ان کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ مقامی انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر موجود ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق لاپتہ لوگوں کے بچنے کا امکان کم ہے مگر اس کے باوجود آپریشن جاری ہے۔ ندی کنارے بسے گاؤں کے لوگ بھی اس تلاشی مہم میں مدد کر رہے ہیں۔ حادثے کا شکار ہونے والوں میں زیادہ تر طلباء و طالبات کی ہے۔ طلباء اپنے گھروں سے پڑھائی کے لیے دوسرے قصبوں کی طرف جا رہے تھے جب یہ حادثہ پیش آیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں ہوٹل کے باہر چاقو بردار شخص کے حملے میں 2 اسرائیلی زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق زخمیوں میں ایک شخص کی حالت تشویشناک ہے۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ مشتبہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس کا تعلق مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کے شفاعت پناہ گزین کیمپ سے بتایا گیا ہے۔ اسرائیل کے تمام اعلیٰ سیکورٹی حکام نے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو خبردار کیا ہے کہ غزہ شہر پر قبضہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے نے بتایا کہ اگرچہ نیتن یاہو کا
इन वार्निंग्स के बावजूद इसरार था कि वो फौजी कार्रवाई की मंजूरी दें। ताहम हुकाम का कहना था कि गजा पर कब्जा तवील वक्त लेगा और इस दौरान कैदियों की जिंदगियां शदीद खतरे में पड़ जाएंगी। मजीद ये कि शहर को मुकम्मल तौर पर खाली नहीं कराया जा सकेगा, बल्कि इंतजामिया को वहां हुक्मरानी मुसल्लत करना पड़ेगी। इसराइली नशरियाती इदारे ने मजीद बताया कि नेतन्याहू के ज़ेर सदारत सिक्योरिटी काबीना का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जो तकरीबन 5 घंटे जारी रहा। इस इजलास में वज़रा, फौजी और सिक्योरिटी कमांडर शरीक थे। इसका एजेंडा सिर्फ गजा पर कब्जे की तैयारियों पर मरकूज था। ताहम इजलास के नताइज या किसी हतमी फैसले की तफसीलात सामने नहीं आ सकी। अमेरिकी हुकाम ने क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार चार्ली किर्क को मुबैना कातिल को गिरफ्तार कर लिया। उसकी शिनाख्त 22 बरस के टाइलर रॉबिन्सन के नाम से की गई है। कत्ल की वजह तो जाहिर नहीं की गई, ताहम खानदानी ज़राए का कहना है कि टाइलर के घर वाले रिपब्लिकन नज़रियात के हामिल और सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामी हैं। ताहम टाइलर किसी सियासी जमात से बाकायदा वाबस्ता नहीं था और न ही इसने नवंबर के सदारती इलेक्शन में वोट डाला था। एक दोस्त के मुताबिक टाइलर रॉबिन्सन कुछ अरसे से बहुत ज्यादा बाएं बाजू के सियासी नजरियात का हामिल हो गया था और अपने रिपब्लिकन घर में वाहिद बाएं बाजू का हामी शख्स था। फैमिली के मुताबिक उनका बेटा चार्ली किर्क को नापसंद करता था, कहा करता था कि चार्ली किर्क नफरत से भरा शख्स है। कत्ल के मुकदमे में टाइलर को मंगल को अदालत में पेश किया जाएगा और इसे सजाए मौत का सामना हो सकता है। इस सूरत में इसे जहर का इंजेक्शन दिया जा सकता है या फिर गोली मारी जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मणिपुर की सरजमीन हौसलों और हिम्मत की सरजमीन है। रियासत के छोरा चंद्रपुर में तरक्याती कामों के संग बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मणिपुर के पहाड़ कुदरत का अनमोल तोहफा हैं और ये पहाड़ यहाँ के अवाम की मुसलसल कोशिशों और हौसलों की अलामत हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो मणिपुर के अवाम के जज्बे को सलाम करते हैं। शदीद बारिश के बावजूद भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। बारिश के बावजूद भी लोग हिंदुस्तानी परचम थामे हुए देखे गए और ये भी उनके हौसले और कौम परस्ती की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक सरहदी इलाका है, यहाँ पर कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। 2014 से वो महसूस करते रहे हैं कि मणिपुर की आवाम को अच्छी सड़कों की कमी की वजह से मुश्किलात रही हैं, लेकिन वो मुसलसल बेहतर रास्तों के लिए तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। रेलवे के बजट में भी उन्होंने कहा कि इजाफा किया गया। हमने गाँव को सड़कों से जोड़ने की कोशिश की। मणिपुर में कौमी शाहराहों पर 8,700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, मणिपुर बॉर्डर से सटा राज्य है। यहां पर कनेक्टिविटी हमेशा से बहुत बड़ी चुनौती रही है। अच्छी सड़कें ना होने की वजह से आपको जो परेशानी आती रही है वो मैं भली भांति समझता हूं। इसलिए 2014 के बाद से मेरा बहुत जोर रहा कि मणिपुर की कनेक्टिविटी के लिए लगातार काम किया जाए और इसके लिए भारत सरकार ने 2 स्तर पर काम किया। पहला, हमने मणिपुर में रेल और रोड का बजट कई गुना बढ़ाया और दूसरा, शहरों के साथ ही गांवों तक भी सड़कें पहुंचाने पर जोर लगाया। साथियों, बीते वर्षों में यहां नेशनल हाईवेज पर 3,700 करोड़ रुपए 3,700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 8,700 करोड़ की लागत से नए हाईवे पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। पहले यहां गांवों में पहुंचना कितना मुश्किल था, आप भी जानते हैं। अब सैकड़ों गांवों में यहां रोड कनेक्टिविटी पहुंचाई गई है। इसका बहुत अधिक लाभ पहाड़ी लोगों को, ट्राइबल गांवों को हुआ है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने मणिपुर के छोरा चंद्रपुरम में 7,300 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्ट्स में मणिपुर अर्बन रोड ड्रेनेज, 5 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट और मणिपुर इंफोटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। मणिपुर में 9 मकामात पर वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल के काम का भी संग बुनियाद रखा गया।
गुजरात के कंडला एयरपोर्ट से मुंबई आने वाले तैयारे का टायर निकल गया, ताहम तैयारे ने महफूज लैंडिंग की। इसका वीडियो भी मंजर आम पर आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि तैयारे से टायर निकल गया और बाद में तैयारे ने मुंबई पर हिफाजत लैंडिंग की। हेडलाइंस पर सुशीला कार्की नेपाल की उबरी वजीर आजम बन गईं, सदर रामचंद्र पौडेल ने दिलाया हलफ। सुशीला कार्की ने जुमे की रात नेपाल की पहली खातून वजीर आजम के तौर पर लिया हलफ, उबरी हुकूमत की करेंगी क़यादत। गजा में फलस्तीनियों के खून बहने का सिलसिला जारी, मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, स्कूल भी निशाने पर। मकबूजा बैतुल मक़दिस के इलाके में होटल में चाकू से हमला, मुतअद्दिद जख्मी, गजा पर मुकम्मल कंट्रोल से खबरदार रहें, इस्राएली इंटेलिजेंस ने नेतन्याहू को किया खबरदार। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में करारदाद मंजूर, इसराइल और अमेरिका की मुखालिफत। अमेरिकी मुसाफिर तैयारे की जापान के कांसाई एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग, 5 जख्मी, एयरपोर्ट सर्विस दोबारा बहाल। और वजीर आजम मणिपुर में 7,300 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद, रियासती अवाम के हौसले की सताइश। और नाज़रीन के साथ खबर दुनिया भर से का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाजत, देखते रहें 4 TV। खुदा हाफिज़।